उस डेटा को कैसे रखते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप क्या है बेटा? रेंज, मीडियन, औसत विचलन, मानक विचलन। क्या शब्द आपने पढ़ा है? क्या शब्द आपने पढ़ा है? बिल्कुल, है ना? क्या है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप हैं। क्या कहेंगे? केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप हैं कि एक तो जिसे आप कहते हो मीन, जिसे आप कहते हो मीन, दूसरे को आप कहते हो मीडियन, मीडियन, और तीसरे को आप कहते हो मोड। मोड हो यानी बहुलक, जो संख्या डेटा में सबसे ज्यादा बार आए वो क्या होती है? बहुलक। और माध्यिका मीडियन क्या होता है? जो बिल्कुल बीच बीच में आए, है ना? जिसके आधा अंक डेटा के दिए हुए आधे अंक इसके ऊपर और आधे अंक इसके नीचे हो। और मीन क्या होता है? मीन के औसत तौर पर उस पूरे डेटा का नंबर अगर निकाला जाए तो वो औसत कितना है। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? निम्न में से कौन आपसे पूछ रहा है? निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? फटाफट से बताएंगे कौन सा शेष से भिन्न है? निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? बता दें एक बार, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? जल्दी बताएंगे, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? शेष से भिन्न, कौन सा शेष से भिन्न माना जाता है? जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शेष से भिन्न, कौन सा शेष से भिन्न माना जाएगा? Et voilà, the new Excellence by L'Oréal Paris that cares the most for my hair. Excuse me, अगर मैं आपको 1000 रुपए दूं तो क्या आप मेरे लिए गाना गाएंगी? बहुत बढ़िया। क्या बता रहे हैं सबके सब? सबने डी बताया है उत्तर में, सबने डी बताया। चलिए मैं एक बार देख लेती हूँ, मैं एक बार देख लेती हूँ। टीएटी क्या है? टीएटी थर्मेटिक परसेप्शन टेस्ट, प्रक्षेपी विधि। जो कौन लेकर आए? प्रक्षेपी विधि, यानी व्यक्तित्व के मापन की आपके अचेतन मन में क्या चल रहा है उसकी एक विधि है। लेकर आने वाले कौन है गुड्डा? तो हम कहेंगे मॉर्गन व मुर्रे लेकर आए हैं। मॉर्गन और मुर्रे लेकर आए हैं। 16 पीएम पर्सनालिटी में अप्रक्षेपी विधि है। अप्रक्षेपी विधि क्योंकि इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये क्या हो गई? अप्रक्षेपी विधि, जो कि कौन लेकर आए हैं? रेमंड बी कैटल लेकर आए हैं। क्लाउड पिक्चर टेस्ट स्टर्न लेकर आए हैं। स्टर्न ये भी क्या है? तो ये भी पर्सनालिटी की प्रक्षेपी विधि है। ये भी पर्सनालिटी की क्या है? प्रक्षेपी विधि है। ड्रॉ अ मैन टेस्ट, ड्रॉ अ मैन टेस्ट, एक इंसान को बनाना, ये भी क्या है बेटा जी? प्रक्षेपी विधि है। ये भी क्या है? प्रक्षेपी विधि है ना? ये भी कैसी है बेटा? प्रक्षेपी विधि है। तो बताइए डी आप लोग अलग बता रहे हैं, आप मुझे बताइए कि अंतर किसमें है? 16 पीएम आपको मैंने ये चीज बहुत अच्छे तरीके से बताई कि आपको थोड़ा सा फोकस इस बात पे करना है कि आप कुछ मत करिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। मैंने आपके लिए शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, प्रक्षेपी विधियां, अप्रक्षेपी विधियां, कौन कौन से लेकर आया इसको याद कर लीजिए। मैंने व्यक्तित्व के बुद्धि के परीक्षण के ऊपर शॉर्ट वीडियो बनाई है, उसको जरूर देख लीजिए एक बार 2 बार अच्छे तरीके से, तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। विकासात्मक कार्य के कंसेप्ट के प्रतिपादक कौन है? किसने कहा था कि विकासात्मक कार्य यानी डेवलपमेंटल टास्क होते हैं? डेवलपमेंटल टास्क का मतलब कि बच्चा एक उम्र में, है ना, एक उम्र में बच्चा डेवलपमेंट के जो साइन दिखाता है, बच्चा विकास के यानी डेवलपमेंट के, एक उम्र में बच्चा डेवलपमेंट के जो चिन्ह प्रदर्शित करता है ना, उनको कहते हैं डेवलपमेंटल टास्क। जो चिन्ह प्रदर्शित करता है ना, जो चिन्ह प्रदर्शित करता है उनको क्या कहते हैं? डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं। तो ये किसने कहा था? तो हम कहेंगे हेविंगहर्स्ट ने कहा था। लेकिन इन्होंने ये कहा कि डेवलपमेंटल टास्क एक निश्चित उम्र में ही दिखे, ये जरूरी नहीं, है ना। ये निश्चित उम्र में दिखते हैं, आप कहना नहीं। ये निश्चित उम्र में दिखते हैं, आप कहेंगे नहीं, है ना। ये निश्चित उम्र में दिखते हैं, आप कहेंगे क्या? नहीं दिखते हैं, आप कहेंगे नहीं। तो ये बताते हैं डेवलपमेंटल टास्क की तकरीबन इस उम्र में बच्चा ये काम करता है। तो ये क्या बताते हैं? ये औसत यानी एवरेज एज में बताते हैं। औसत उम्र में करने वाले, औसत उम्र में दिखाई देने वाले कार्य हैं। दिखाई देने वाले क्या हैं? लक्षण। औसत उम्र में दिखाई देने वाले क्या हैं? तो आप कहेंगे लक्षण। जैसे चलना है, एग्जाम्पल में लिखा जाए चलना, तो ये डेवलपमेंटल टास्क है। तकरीबन कुछ बच्चे इस चलने के टास्क को 1 साल में कर लेते हैं, कुछ बच्चे 10 महीने में भी चल जाते हैं। अब हम जनरली 1 साल मानते हैं चलने का, लेकिन अगर कोई बच्चा 1.5 साल में जाकर चल रहा है, अगर कोई बच्चा 1.5 साल में चल रहा है, तो आप ये थोड़ी कह दोगे कि भाई तेरा विकासात्मक कार्य डिले है, क्योंकि विकासात्मक कार्य का मतलब वो ये बताता है कि तकरीबन इस उम्र में बच्चा ये करता है, लेकिन ये नहीं कि 100% बच्चा इस काम को करता है। बच्चे अपने समूह के सक्रिय सदस्य पूछा जाए तो किशोरावस्था, जब भी पूछा जाए टोली की उम्र या गैंग एज पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? याद रखना, टोली की उम्र या गैंग एज पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? वो आप बताओगे आपकी कौन सी उम्र? लेटर चाइल्डहुड। समूह के प्रति समर्पण जब आ जाए, जब एक शब्द आ जाए कि किस उम्र में बच्चे अपने समूह के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं, तो आप क्या कह देंगे? तुरंत के तुरंत आप किशोरावस्था की तरफ चले जाते हैं। याद रखना,
आ जाइए आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिविटी की पहचान के लिए क्रिएटिव चिंतन परीक्षण का निर्माण किसने किया? क्रिएटिविटी की पहचान के लिए क्रिएटिव चिंतन परीक्षण का निर्माण किसने किया? हैप्पी बर्थडे बेटा जी। किसने किया? मैरीफील्ड, टॉरेंस, कोलन ब्रूस, केंट। कोलन ब्रूस ने नहीं किया, केंट ने नहीं किया, कौन रहेगा? टॉरेंस ने किया था। किसने किया था? क्रिएटिविटी के लिए क्रिएटिविटी चिंतन परीक्षण किसका है? टॉरेंस का। हालांकि क्रिएटिविटी मापन परीक्षण में मैरीफील्ड और गिलफर्ड का भी परीक्षण मैंने आपको पढ़ाया है कि किस स्तर तक आपकी क्रिएटिविटी है, लेकिन क्रिएटिविटी की पहचान करने के लिए क्या आप क्रिएटिव चिंतन कर पाते हैं या नहीं, तो जो टॉरेंस ने क्रिएटिविटी के 4 तत्व बताए, कौन से 4 तत्व बताए? पहला बताया प्रवाहिता, पहला क्या बताया? फ्लुएंसी। दूसरा क्या बताया बेटा जी? पहला बताया प्रवाहिता यानी फ्लुएंसी। दूसरा क्या बताया? दूसरा बताया लचीलापन यानी एक आइडिया काम नहीं कर रहा तो दूसरा। और तीसरा क्या बताया? तीसरा बताया था भाई मौलिकता की आइडियाज आपके ओरिजिनल होंगे। और चौथा क्या बताया था गुड्डा? आप कहेंगे चौथा बताया था विस्तारण कि आप उन आइडियाज को कहां-कहां अप्लाई कर पाते हैं। आगे बढ़े। किसमें खोज के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? किसके अंदर खोज के अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम यानी ऐसे किसी की आप जो स्टडी कर रहे हो, है ना, खोज कर रहे हो, तो वो इस तरीके से कर रहे हो। केस स्टडी में, सर्वे में, इंट्रोस्पेक्शन में या एक्सपेरिमेंटेशन में। तो बताएंगे किसके अंदर ऊर्ध्व उपागम का प्रयोग किया जाता है। तो केस स्टडी के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप 2 तरीके की केस स्टडी करते हो। आप 2 तरीके की केस स्टडी करते हो और 2 तरीके की केस स्टडी, 2 प्रकार की आपकी केस स्टडी होती है। 2 प्रकार की आपकी क्या होती है? 2 प्रकार की आपकी केस स्टडी होती है। एक केस स्टडी कौन सी होती है गुड्डा जी? एक केस स्टडी वो होती है जिसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। क्या होती है? लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है कि सेम बच्चों का जो ग्रुप है उनको आप अलग-अलग उम्र में सेम बच्चों का ग्रुप नहीं बदला, सेम बच्चों का ग्रुप, आप क्या कहोगे? सेम बच्चों के ग्रुप, मतलब बच्चों का ग्रुप क्या रहेगा? सेम रहेगा। सेम बच्चों के ग्रुप को, है ना, ग्रुप को, है ना, आप अलग-अलग समय पर, बच्चे बदलेंगे नहीं, याद रखना, अलग-अलग समय पर स्टडी कर रहे हो। अलग-अलग समय पर स्टडी मतलब ये कि भैया जैसे आपने एक बच्चा है यहाँ से कविता, है ना, एक लड़की है कविता और एक भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, और साजिदा, ठीक है ना, कविता है और साजिदा है। तो इनको मैंने जब ये 2 साल की थी तब भी मैंने इनकी स्टडी की, है ना, जब ये 2 साल की थी, फिर ये 5 साल की होगी तो भी मैंने इनकी स्टडी की, जब ये 10 साल की होगी तो भी मैंने इनकी स्टडी की। तो मैंने इनकी स्टडी कैसे करी? लॉन्गिट्यूडिनल बेसिस पे करी कि जब ये 2 साल की थी तो इनका बिहेवियर कैसा था, 5 साल की थी तो कैसा था, 10 साल की थी तो कैसा था, ठीक। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल। दूसरा क्या होता है जिसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल। क्या बोलते हैं? दूसरे को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल का मतलब क्या होता है भैया? क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है कि इसके अंदर अलग-अलग एज ग्रुप के बच्चों को, अलग-अलग एज ग्रुप के बच्चों को, अलग-अलग एज ग्रुप के बच्चों को एक ही समय पर स्टडी करना। बच्चों को क्या करना? एक ही समय पर स्टडी करना, एक ही समय पर स्टडी करना, एक ही समय पर क्या करना बेटा जी? स्टडी करना, एक ही समय पर स्टडी करना। तो इसको आप एक तरीके से हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं कि जैसे क्लास के अंदर राम है ना, और क्या कहना चाहिए? समृद्धि है। क्लास के अंदर राम है, समृद्धि है, और क्या कहना चाहिए? और क्या कहना चाहिए? नीलम है ना? इन सबकी उम्र सेम तो नहीं होगी। जैसे मैं जानती हूँ समृद्धि की उम्र होगी तकरीबन 25 साल, ठीक है ना? देख ले कम ज्यादा भी हो तो गुड़िया देख मैंने तेरी कम ही बताई। राम की उम्र मुझे लगता है कि तकरीबन ऐसी होगी 20-22 साल, है ना? देखो सबकी मैंने कम ही बताई। नीलम की भी उम्र, अब इन सबकी उम्र अलग-अलग है, लेकिन मैंने फिर भी इनकी सबकी स्टडी एक ही समय पे की है, मतलब मैं अभी कर रही हूँ। तो अलग-अलग एज ग्रुप के बच्चों की स्टडी। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी केस स्टडी में की जाती है, प्रयोग में नहीं होती, सर्वे में भी नहीं होती। आ जाए, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का लर्निंग दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने और अचीवमेंट को प्रभावित करती है तो उसे क्या कहते हैं? एक सब्जेक्ट की लर्निंग दूसरे सब्जेक्ट में मदद करे। जब व्यक्ति की एक क्षेत्र की लर्निंग उसके दूसरे क्षेत्र में मदद करे तो क्या कहलाती है? एक क्षेत्र की लर्निंग दूसरे क्षेत्र में मदद करे तो आप उसे क्या कहेंगे? एक परिस्थिति की लर्निंग दूसरे सीखने में आपको प्रभावित करे तो आप उसे लर्निंग का ट्रांसफर कहते हैं। क्या कहते हैं? लर्निंग का ट्रांसफर। अब लर्निंग का ट्रांसफर क्या हो सकता है बेटा? पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब आपने पहले जो सीखा वो आपके सीखने में आपके क्या करे? मदद करे। नेगेटिव कब होगा बेटा जी? जब आपने जो पहले सीखा वो आपके सीखने में बाधा पहुंचाए। क्या करे? बाधा पहुंचाए। और जीरो ट्रांसफर कब होगा गुड्डा? जीरो, जब न तो फायदा, न तो मदद, न बाधा। न तो पहले वाले ने मदद करी और न ही क्या करी? बाधा पहुंचाई। न तो मदद करी, न ही बाधा। इसके अलावा सेम एलिमेंट का ट्रांसफर होता है, ये सूत्र किसका है? इसके अलावा सेम एलिमेंट का ट्रांसफर होता है, ये बात किसने कही है? जल्दी बताओ क्योंकि तुम जनरली गलती करते हो। इसके अलावा सेम एलिमेंट का ट्रांसफर होता है, सामान्यीकरण का ट्रांसफर होता है, यानी सामान्यीकरण का सिद्धांत वो किसने कहा है? H.C. जड ने कहा, जड ने। आदर्शों का ट्रांसफर होता है, आदर्शों का ट्रांसफर होता है, ये बात किसने कही है? तो ये बागले साहब ने कही है।
इसने कही है बागले साहब ने कही। सेम एलिमेंट का ट्रांसफर होता है, बहुत बढ़िया। इसने कही है थॉर्नडाइक ने कही है। कि भाई कुछ तो कॉमन होना चाहिए, तभी तो आप पहले की नॉलेज को नेक्स्ट नॉलेज में यूज करेंगे। जी वॉल्स यानी ग्राहम वॉल्स। जी वॉल्स का मतलब क्या है? ग्राहम वॉल्स। तो आपको पता ही है ग्राहम वॉल्स ने क्रिएटिविटी चिंतन के क्या बताए? 4 चरण बताए, 4 स्टेजेस बताई हैं क्रिएटिव चिंतन की। किसने? ग्राहम वॉल्स ने। तो इसके अंदर आपसे पूछ रहे हैं पहला चरण कौन सा है? इंक्यूबेशन, ये दूसरा है। जब आप चेतन तौर पर सीखना बंद कर देते हो, चेतन मस्तिष्क में सोचना बंद कर देते हो प्रॉब्लम पर, चेतन मस्तिष्क में सोचना बंद कर देते हो, चेतन मस्तिष्क में आपका क्या हो जाता है? सोचना बंद हो जाता है। आपका सोचना क्या हो जाता है? बंद। तो इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन। इल्यूमिनेशन, उद्भाषण तीसरी स्टेज है। जब क्या होता है? अचानक से आपका, क्योंकि अचेतन मन में तो आपकी सोच चल ही रही थी, अचानक से इल्यूमिनेशन होना, लाइट जल, अचानक से सोल्यूशन पाना इल्यूमिनेशन होता। वेरिफिकेशन, ये चौथा चरण है। ये कौन सा चरण है? चौथा चरण, कि आप उसको चेक कर रहे हो कि ये सही है। तो क्या कहेंगे? प्रिपरेशन, उपक्रम। अब उसका कोई भी नाम रख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिपरेशन रख दीजिए, चाहे उपक्रम रख दीजिए, आगे बढ़े। सीखने में पलायन आधारित है। कहाँ रह गए आज क्लास में? भैया तुम्हारी शाम की चाय से मैं बहुत दुखी हूँ बेटा। एकदम जब क्लास बिल्कुल आधे घंटे पे पहुंच चुकी होती है, तब धीरे धीरे रमण के सारे आते हैं, ठीक है ना? तो आज सीखने में पलायन, सीखने में बचना, है ना, वो किस पे डिपेंड करता है? पॉजिटिव पुनर्बलन, मतलब आप सीखने में पलायन कर रहे हो, मतलब आप सीखने स्कूल में जा ही नहीं रहे, ये किस पे डिपेंड करेगा? अगर मैं आपको पॉजिटिव पुनर्बलन दे रही होती तो आप पलायन करते? नहीं करते। आपको नेगेटिव पुनर्बलन मिल रहा है, इसीलिए आप क्या कर रहे हो? आप छोड़ कर भाग जा रहे हो। क्यों मिल रहा है? सीखने में पलायन का मतलब क्या हो गया? आपको क्या मिल रहा है बेटा जी? तो आप कहोगे नेगेटिव पुनर्बलन मिल रहा है, इसलिए आप क्या कर जाते हो? इसीलिए आप अंतःस्त्री हो जाते हो। क्या हो जाता है? इसीलिए आप उड़ंत स्त्री हो जाते हो। कठोर दंड मिलता है तो कभी कभी वो पलायन कर जाते, आते ही नहीं। जाहिर सी बात है, बच्चा नहीं आएगा। भाषा का वो घटक बताएंगे जल्दी से। भाषा का वो घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन और उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? तो भाषा का वो घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन और उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है। ध्वनि की गति तो अपने आप में ही यहाँ क्लियर हो जाता है। आप बात करते हो कि ध्वनि कैसे बोली जाएगी, ध्वनि की रचना कैसे होती है, उसके नियमों की चर्चा करता है कि छोटी ई ऐसे बोली जाएगी, बड़ी ई ऐसे बोली जाएगी, है ना? ये नियमों की चर्चा करता है और ये बताता है ध्वनि की गति क्या है। तो जाहिर सी बात है, इसे कहते हैं ध्वनि विज्ञान यानी फोनोलॉजी। ग्रामर जो कि वाक्य के या आपके शब्दों के किस तरीके से बनाए जाएंगे उनके नियमों पर आधारित है। अर्थ विज्ञान का मतलब, सिमेंटिक का मतलब क्या है कि जो वाक्य रचना की गई है उसका मतलब क्या है। वुडवर्थ के अकॉर्डिंग स्मृति का आयाम ऐसा नहीं है। तो आपको वो बता दूं, वुडवर्थ ने स्मृति के आयाम बताए हैं। क्या बताए हैं? तो आपको बता दूं, 4 आयाम बताए हैं। पहला आयाम क्या है? पहला आयाम है कि जितना अच्छा आप सीखोगे, जितना अच्छा आपने सीखा है ना, उतना ही फोकस करके जितना आपने सीखा उतना ही अच्छा आपने धारण किया, है ना, अपने दिमाग में उसको स्टोर किया। जरूरत पड़ने पर आपने उसको रिकॉल किया और आप पहचान पाओ कि जिसको आप अपने दिमाग से निकाल रहे हो वही चीज आप सोचना चाह रहे थे कि कुछ और आ गया, उसमें तर्क करना शामिल नहीं है। टीएटी किसके द्वारा बनाया गया? तो टीएटी की फुल फॉर्म थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। शॉर्ट वीडियो जरूर देख लेना बेटा जी, है ना, बहुत आसानी से प्रक्षेपी अप्रक्षेपी विधि और बुद्धि के परीक्षण निपट जाएंगे। टीएटी थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट किसके द्वारा बनाया गया? तो याद रखना 1935 में इसको बनाया गया। इसमें 31 कार्ड होते हैं। 10 कार्ड किसके? 10 कार्ड फीमेल के, 10 कार्ड किसके? मेल के, 10 कार्ड किसके? बोथ के, और एक कार्ड खाली जिस पर व्यक्ति अपने मन में इन कहानियों को, मतलब कार्डों को देखकर कहानी लिखता है। तो मॉर्गन और मुर्रे। कौन? तो कहोगे मॉर्गन और मुर्रे। और हरमन रोशा ने इंक ब्लॉट टेस्ट बनाया था 1921 में। ऑलपोर्ट शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करते हैं। शील गुणों के बेसिस पर ऑलपोर्ट क्या करते हैं? तो आप कहोगे शील गुणों के बेसिस पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करते हैं। क्या करते हैं? व्यक्तित्व का वर्गीकरण करते हैं। कौन? ऑलपोर्ट। अब्राहम मैस्लो का जो सिद्धांत है वो मोटिवेशन का सिद्धांत है। तो अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत को आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत हम कहते हैं। क्या कहते हैं? आवश्यकता पदानुक्रम, यानी इसको हम नीड हायरार्की थ्योरी कहते हैं। आ जाए लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या है? देखिए, आपका लक्ष्य था कि यूपी टेट आपको पास करना है। अब आपने इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए व्यवहार किया, इसमें अगर बाधा आए तो इसे हम क्या कहेंगे? संवेग, मोटिवेशन, कुंठा या आक्रामकता। अगर इसमें बाधा आए तो इसे हम क्या कहेंगे? जल्दी से बताएंगे। अगर इसमें बाधा आए तो इसे हम क्या कहेंगे? अगर बाधा इसमें आ जाए
तो इसे हम क्या कहेंगे? जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। बढ़िया, क्या है? फ्रस्ट्रेशन होने लगी, कुंठा। आंख के रंग का कौन सा कारक, आंख के रंग को कौन सी चीज प्रभावित करेगी? आपके आंख का कलर वातावरण से तो प्रभावित नहीं होता अनटिल अनलेस आपने आंख पे भूसा रखा है ना? बिल्कुल। आंख का रंग क्या अनुवंशिकता से प्रभावित होता है? जी हाँ। हार्मोन से भी प्रभावित नहीं होता, वरना इस हिसाब से तो जवानी में आंखों का रंग कुछ और बुढ़ापे में आंखों का रंग कुछ और हो रहा होता। समाज से भी अगर प्रभावित होता तो फिर मामला ही कुछ और होता। अभी समाज तुम्हें प्रेम भरी निगाह से देखता तो तुम्हारी आंखें अलग होती, और जालिम निगाहों से देखता तो आंखें अलग होती। आ जाइए, आधार आयु आ गया क्वेश्चन। बेसल एज, पहले तो मुझे बताइए बेसल एज क्या है, किसने कंसेप्ट दिया और किसके मापन से संबंधित है? बहुत बढ़िया भाई साहब, बताएंगे। बेसल एज, और न केवल गुड्डा बेसल एज बल्कि टर्मिनल एज, ये दो एजेस की बात की। टर्मिनल एज एंड बेसल एज, ये दो एज की बात करी है। आपको मुझे बताना है इन दो एजेस की बात किसके मापन से संबंधित है, कौन करता है इन दो एजेस की बात? टर्मिनल एज एंड बेसल एज, इनके बारे में कौन बात करता है? बुद्धि से रिलेटेड है, बहुत बढ़िया। पहले बताइए कौन बात करता है, पता लगेगा कितना आप रिवीजन कर रहे हैं। स्टर्न करते हैं, बहुत बढ़िया। कल देखिए हम लोग एक अच्छा रिवीजन कर रहे होंगे बेटा, कल हम पूरी सीडीपी कंप्लीट कर रहे होंगे रिवीजन के साथ। क्या आपको नहीं लगता कि आप एक बार खुद से ये वादा कर लो कि हाँ दीदी हम भी उसको पूरा रिवीजन करके आएंगे, ताकि साथ ही साथ हम लोग, और हाँ, एक सब्जेक्ट जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा दीदी, जिससे हम बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ने में और जान लगा देंगे। किसने? स्टर्न में। अब बेसल एज क्या है? तो बेसल एज यानी बेस की एज। बेसल एज बेटा डल गई है, पीडीएफ डल गई है, अब डल गई। बेसल एज यानी बेस की एज, ठीक है ना बेटा? मैं कैनन वाला क्वेश्चन पहले कई बार करा चुकी हूँ, है ना? जरूरी नहीं है कि मैं कैनन वाला क्वेश्चन उस दिन मैराथन में ही लेकर आऊं। कैनन वाला क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ कि कैनन ने ग्रंथियों के आधार पर, है ना, वर्गीकरण किया। जरूरी थोड़ा ना कि कैनन को मैं बार बार लेकर आऊं, कोई जरूरी है? बताइए मुझे मोना जी। कैनन ने मुझे सुपारी दी है कि नहीं मेरा नाम लेना, मुझे एडवर्टीजमेंट दिया है कैनन ने कि नहीं रे बाबा मेरे बारे में बताना, है ना? नहीं ना, तो जो क्वेश्चन हम लेते हैं उन क्वेश्चन को सबको लेते हैं, है ना? कोई जरूरी थोड़ी ना कि कैनन आए ही आए, नहीं आ सकता, ठीक है? अब हम बात करते हैं किसकी? बेसल एज। तो बेसल एज क्या है कि जिस एज ग्रुप तक के प्रश्नों को, जिस एज ग्रुप तक के, जिस एज ग्रुप तक के प्रश्नों का जवाब, जिस एज ग्रुप तक के प्रश्नों का जवाब बच्चा दे देता है, प्रश्नों का जवाब बच्चा दे पाता है। यानी सपोज करो बच्चा दे पाता है, यानी एक तरीके से बच्चे की मानसिक उम्र है। यानी सपोज करो एग्जाम्पल 10 साल का बच्चा है, 10 वर्ष का क्या है बच्चा, लेकिन वो 15 साल के बच्चों के प्रश्नों के जवाब दे देता है ना? 15 वर्ष के बच्चों के प्रश्नों के जवाब देता है। 15 वर्ष के बच्चे जिन क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, 15 वर्ष के बच्चों के जवाब देता है ना? तो वो जवाब ये दे देता है, जवाब देता है। तो इसकी टर्मिनल एज क्या है? तो इसकी टर्मिनल एज 15 साल है। सॉरी, बेसल एज 15 साल है। टर्मिनल एज जिस एज ग्रुप तक के प्रश्नों का जवाब न दे पाए, जिस एज ग्रुप तक के प्रश्नों का जवाब, जिस एज ग्रुप तक के प्रश्नों का जवाब न दे पाए, प्रश्नों का जवाब न दे पाए, क्या ना कर पाए? न दे पाए, न दे पाए। तो आप कहेंगे जिस एज ग्रुप तक के प्रश्नों का जवाब बच्चा नहीं दे पा रहा। तो एग्जांपल ले लीजिए, 16 वर्ष 15 साल तक के का जवाब दे देता है, 16 साल के बच्चे का जवाब नहीं दे पाता, तो वो क्या हो जाएगी? 16 वर्ष हो जाएगी, ठीक है? याद रखना, मैंने बताया है, क्लास में भी आप पढ़े हो, कहीं बार इस पे बात हुई है, याद रखना। टीचर बार क्लास में डांट पड़ने के बच्चा घर आकर अपनी छोटी बहन को पीट पाट देता है, तो ये उदाहरण बहुत चतुर बच्चा है, ये उदाहरण स्थापन। जब आप अपनी आक्रामकता, जब आप अपनी आक्रामकता या आवेग को क्या कर देते हो? आवेग को कमजोर पर, आप अपनी आक्रामकता और आवेग को कमजोर पर क्या करते हो? कमजोर पर प्रदर्शित कर देते हो, क्योंकि शक्तिशाली तो आपको पीट देगा, है ना? तो ऐसे में आपने अपना गुस्सा जो कि टीचर की वजह से आपको आया था, उससे आपने अपनी छोटी बहन पीट मारी, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। सब्लिमेशन, सबला का सबला डाल देना, सबला का सबला डाल देना, यानी सब्लिमेशन किसे कहते हैं बेटा जी? आपकी असामाजिक मूल प्रवृत्ति को समाज उपयोगी बनाना। आपकी असामाजिक मूल प्रवृत्ति, यानी आपकी ऐसी मूल प्रवृत्ति जो असामाजिक है, असामाजिक मूल प्रवृत्ति को समाज उपयोगी बनाना। क्या बनाना बेटा जी? समाज उपयोगी बनाना। आप उसे समाज के लायक बना रहे हो, समाज उपयोगी बनाना। असामाजिक मूल प्रवृत्ति थी, आप उसे कैसा बना रहे हो? समाज के लिए उपयोगी बना रहे हो। यानी पहले आप मारपीट करते थे, अब आपको नेशनल खेलने का मौका मिल रहा है, आप बॉक्सिंग कर रहे हो। रूपांतरण का मतलब कन्वर्जन, रूप बदल देना। रिएक्शन फॉर्मेशन यानी अपोजिट प्रतिक्रिया देना। गुस्सा आ रहा है तो प्यार दिखाना, अपोजिट प्रतिक्रिया देना। क्या करना? अपोजिट प्रतिक्रिया देना। क्या करना गुड्डा जी? अपोजिट प्रतिक्रिया देना। इरोस शब्द संबंधित किससे? तो देखो इरोस किससे संबंधित है? जीवन मूल प्रवृत्ति।
और थैनेटोस, 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 या जिसे कह लीजिए मुर्मुषा, क्या कहेंगे, मुर्मुषा, इसीलिए कहते हैं कुछ चीजें अंग्रेजी में ही आती है। मुर्मुषा ये है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जैसे आप किसी से चिढ़ते हैं, ईर्ष्या है, क्रोध आपके अंदर है, नशा आपके अंदर है, तो जल्दी निपटोगे, है ना। जीवन मूल प्रवृत्ति क्या है कि भैया आप स्नेह आपके अंदर है, आप सहयोग करते हो, प्रेम आपके अंदर है, खुशी आपके अंदर है, तो ये क्या हो गई, जीवन मूल प्रवृत्ति। तो ये इरोस और थैनेटोस के बारे में बात किसने की थी, तो याद रखना सिगमंड फ्राइड ने 2 तरीके की मूल प्रवृत्ति बताई है। तो याद रखना मूल प्रवृत्ति के बारे में केवल और केवल मैकडूगल ही बात नहीं करते, कौन भी बात करते हैं, सिगमंड फ्राइड भी बात करते हैं। सिगमंड फ्राइड ने 2 तरीके की मूल प्रवृत्ति बताई, कौन सी, एक तो इरोस बताई है और दूसरी क्या बताई, थैनेटोस। क्या बताई, थैनेटोस, है ना, क्या बताई, 2 तरीके की, दो मूल प्रवृत्ति यानी बेसिक इंस्टिंक्ट बताई है। आगे बढ़ते हैं। कोलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई अगर दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या होगा, कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, भैया बताएंगे जल्दी से, कोलिसिस्टोकाइनिन क्या हो जाएगा अगर दे दी जाए तो व्यक्ति में क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, भूख अधिक बढ़ जाएगी, भूख अधिक बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, क्या होगा, कोलिसिस्टोकाइनिन 2 मिनट में बता दोगे। पर औलादें पढ़वैया नहीं है, हमारी औलादें पढ़वैया नहीं है, हमारी औलादें थोड़ी कम पढ़वैया है, ठीक है ना, बीच बीच में चली जाती है, दीदी हमारा बीएड का पेपर था, दीदी हमारा बीटीसी का पेपर था, अरे दीदी बीच में यूपीपीपी का पेपर देने चले गए, अरे दीदी बीच में उसका एग्जाम देने चले गए, है ना। चलिए क्या कहेंगे, भूख कम हो जाती है। कोलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी अगर इंजेक्शन किसी को दे दिया जाए तो क्या हो जाएगी, भूख कम हो जाती है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। आईक्यू परीक्षण में एक 16 साल का बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो मानसिक आयु क्या होगी, तो देखो ऐसे रख के निकालना, आईक्यू का फॉर्मूला है Na/CA × 100, तो भैया निकाल लो कि 75 आईक्यू निकली हुई है, यानी बच्चा सामान्य से भी कम है ना, सामान्य से भी कम है। और आपसे कहा जा रहा है कि बच्चे की वास्तविक उम्र 16 है, तो भैया 16 अगर वास्तविक उम्र है तो मानसिक आयु कितनी होगी, तो मानसिक आयु कितनी होगी × 100 लगाओ भैया, x निकालिए साहब कि मानसिक आयु कितनी होगी, अच्छे तरीके से बताइएगा मानसिक आयु कितनी होगी, आराम से बताइएगा कितनी होगी मानसिक आयु, सोच समझ कर बताइएगा। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सी 14 साल, अरे वाह, गणित की ज्ञाता आ गए हैं मेरे, सच में, सच में। अरे भैया देखिए साहब, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, जो चीज यहाँ पर है और ऊपर है तो मल्टीप्लाई कर रही है, तो मैं उसे बॉर्डर क्रॉस कराऊं और उसे नीचे, या फिर मैं 75 को यहीं रहने दूं और 16 जो कि नीचे है उसको यहाँ ले जाऊं, तो इसको ऊपर एज अ मल्टीप्लाई ले जाऊं, नीचे का मतलब ये डिवाइड कर रही है, तो मैं इसको ऐसे बना दे रही हूँ पूरे खेल को कि 75 × 16, 75 × 16 मतलब 75 के पास 16 आ गया, 16 जो यहाँ डिवाइड कर रहा था, बॉर्डर क्रॉस करते ही जसकीरत यहाँ पहुंचते ही क्या बन जाएगा, हमजा अली मजारी बन जाएगा। तो जो चीज यहाँ डिवाइड कर रही थी वो यहाँ मल्टीप्लाई करेगी और जो चीज यहाँ मल्टीप्लाई कर रही थी वो यहाँ डिवाइड करेगी। बहुत सिंपल सा तरीका है। अब काट दो, तो सिंपली 25 की 75, 25 चौका 100, 4 चौक 16, यानी 3 चौक 12, उत्तर है तुम्हारा 12 वर्ष। इतनी गणित क्यों, बेसिक गणित है साहब, इतनी तो लगा सकते हो। कोई बता रहा है दीदी 8 ही वर्ष बता दे रहा है, कोई कह दे रहा है 14 मान लो, क्यों मान लो, कितना बेसिक सा काम है, 1 नंबर मुफ्त में मिलेगा, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट का पढ़ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है भैया बताओ, तुम्हारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बुद्धा क्या क्या आएगा, सभी अंग, मस्तिष्क आएगा, मेरुदंड आएगा, या तुम्हारा खोपड़िया और तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड आएगी, क्या आएगी गुड्डा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, ठीक है ना, जल्दी से बताओ। दीदी मैंने क्वेश्चन भेजा है, नोट में गलत लगा रखा था, लेना देख लेना, देखा नहीं है आपने, नहीं मैंने देख लिया मुस्कान, और शायद मैंने उसका रिप्लाई भी आपको दे दिया, आपने मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर भी पिन किया था और ग्रुप में मैंने जवाब दे दिया था और मैंने वहां आपको बता दिया था कि कोई दिक्कत नहीं है, आप सही है, मुझे याद है अभी आपने 1-2 दिन पहले ही भेजा, ठीक है ना, आ जाओ बिल्कुल। तो भैया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब पूरा सेंट्रल सिस्टम, तो इसमें तुम्हारी खोपड़ी और तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड दोनों आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, मनोग्रसित बाध्यता विकृति क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है ना, ओसीडी जिसे बोलते हैं, ध्यान से सुना कभी, ओसीडी, ओसीडी वाला क्या करता रहता है भैया, इधर साफ सफाई, उसको लगता है पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, इसको साफ कर, उसको साफ कर, भैया साफ सफाई का भूत ही है भैया, मतलब उसको उसको लगेगा ओहो ये चीज सेट नहीं है, लाओ उसको सेट करो, रात में उठ के ये लोग क्या करने लगते हैं, वॉशरूम साफ करने भाग जाते हैं, तो भैया मतलब एकदम किस तरीके का मामला है, जल्दी से बताएं। हाँ, ओसीडी मनोग्रसित बाध्यता कैसी बीमारी है साहब, बताइए कैसी बीमारी है ओसीडी, सोच समझ कर बताना, ऐसा नहीं है गड़बड़ी मार दो, कैसी बीमारी है। मनोविच्छेदित विकृति कौन है, ये मनोविच्छेदित विकृति
एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा वो। अच्छा, अरे यार यूं कह रहे हैं डिसोसिएटेड डिसऑर्डर है, मनोविच्छेदी, बच्चा किसी के साथ एसोसिएट नहीं कर पा रहा, एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा, नहीं। ओसीडी जब इन्हें किसी भी तरीके की एंजाइटी पैदा होती है, जैसे ही चिंता महसूस होने लगती है, वैसे ही ये लोग क्या होते हैं, इनके अंदर का ये जो मनोग्रस्ती बाध्यता विकार है ना, ये इनका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ये इसमें एंगेज हो जाते हैं, फिर से उस काम को करने लगते हैं और बार-बार इनको लगता है नहीं साहब धूल है, इनको लगता है धूल है, बल्कि ये अभी उसको साफ करके गए हैं, ये अभी उसको सेट करके गए हैं, वापस आके सेट करेंगे, तो ये किस तरीके की दिक्कत है? तो आप कहेंगे कि बेसिकली ये एक तरीके का एंजाइटी डिसऑर्डर है। जब इनको किसी भी चीज पे एंजाइटी होने लगती है, तो ये अगेन ओसीडी के लक्षण इनके प्रकट होने लगते हैं। क्या प्रकट होने लगते हैं? अगेन इनके ओसीडी के लक्षण क्या होने लगते हैं? प्रकट होने लगते हैं। डिसोसिएटेड डिसऑर्डर नहीं है कि ये एसोसिएट नहीं कर पा रहे या मनोविच्छेदित विकृति है, विकृति किसी तरीके की नहीं है, इसके लक्षण कभी-कभी प्रकट होंगे, इसके लक्षण कभी-कभी है ना, कभी-कभी प्रकट होंगे, है ना, लेकिन जब प्रकट होंगे, जब बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, एंजाइटी ज्यादा रहती होगी, तो एंजाइटी विकृत होती है, तब ओसीडी पैदा होता है। ठीक है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। एक बार सेकंड क्वेश्चन फिर से देखिए, अभी देखते हैं ना बुड्ढा, बाद में देखने का समय नहीं मिलेगा, अभी देखते हैं, खत्म करते हैं सेकंड क्वेश्चन को अभी के अभी। हाँ जी, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? तो बताइए बेटा जी। टीएटी प्रक्षेपी विधि है, 16 पीएफ अप्रक्षेपी विधि है, कैटल लेकर आए थे क्योंकि प्रश्नावली है। क्लाउड पिक्चर टेस्ट प्रक्षेपी विधि है, स्थान लेकर आए थे। ड्रॉ अ मैन टेस्ट ये भी प्रक्षेपी विधि है। बताइए बेटा जी, अब बताइए, बताइए क्या इसमें आपको गड़बड़ लग रहा है? मुझे बताइए, क्या गड़बड़ लग रहा है बेटा जी? मुझे बताइए। सारे प्रक्षेपी हैं, एक अप्रक्षेपी और व्यक्तित्व मापन का है। देखो अच्छे से देखो, ठीक है? अब कंफ्यूजन दूर, चलो आ जाओ, चलो कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे? कितने थे? कितने असी कितने? सामूहिक अचेतन का कंसेप्ट किसने दिया? तो हम सब जानते हैं फ्राइड के शिष्य, इसने युंग ने, उसने गुरुजी से कहा गुरुजी अचेतन इंपॉर्टेंट नहीं है, अचेतन इंपॉर्टेंट नहीं, सामूहिक अचेतन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? क्या है? सामूहिक अचेतन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? सामूहिक अचेतन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। एक्चुअल अच्छा, अब मेरे समझ में आया कि गुड़िया क्या कह रही कि दीदी ड्रॉ अ मैन टेस्ट है ना, वो तो बुद्धि से रिलेट करता हुआ है बेटा। जनरली ड्रॉ अ पर्सन और ड्रॉ अ मैन, इनमें एक कंफ्यूजन है। ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, लेवल 2 में आया हुआ। जनरली एक जो गलती होती है वो पता है क्या कर देते हैं ये लोग, ड्रॉ अ पर्सन और ड्रॉ अ मैन को मिक्स कर देते हैं। तो आप एक बार दोबारा इसको देखना, ठीक है ना, आप इसको दोबारा देखना और फिर इस बात को समझने की कोशिश करना, है ना, अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश करना कि एक कॉमन बेसिस पर इन्होंने क्या करा, उन दोनों को मिक्स करते हुए एग्जाम में दिया और तब उत्तर क्या माना, 16 पीएफ। क्योंकि जनरली लोग उसको क्या कर देते हैं, मैच कर देते हैं। और तुम्हें लगता है आयोग इतना समझदार रहा है? ठीक है, आ जाओ। सामूहिक अचेतन का कंसेप्ट किसने दिया? युंग ने दिया। किसने दिया? युंग ने। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ कि दीदी वहां पे क्या होना चाहिए था, है ना, क्योंकि वो तो किससे रिलेट करता है, बुद्धि से। और ड्रॉ अ पर्सन होना चाहिए, ड्रॉ अ मैन नहीं होना चाहिए। लेकिन बाबू बिट्टू मेरा बच्चा, बहुत अच्छा लगा मुझे तेरी पारखी नजर, लेकिन बेटा ये जो पीवाईक्यूज में कुछ क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन है जिस समय पे जब ये लोग पेपर बनाते थे तो ये कहीं से भी कुछ भी कैसे भी उठा के बस दे देना था, ऐसा मामला था। जितनी सटीकता से तुम पढ़ते हो उतनी सटीकता से नहीं है। ड्रॉ अ मैन और ड्रॉ अ पर्सन इनकी नजर में एक ही थे। समझ गए ना लाडो? आ जाओ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया? तो भैया किसमें शामिल किया गया? अनुच्छेद 21A में। और इसके लिए क्या किया गया बेटा जी? संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? 2002 में किया गया। संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया बेटा जी? कहोगे 2002 में किया गया था। जिसके बाद अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिलेगा 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को। ठीक है साहब, आ जाए। क्रैशमर ने व्यक्तित्व को किस प्रकार में वर्गीकृत किया है? तुमने कल कुछ क्वेश्चन देखे थे? अब देखो क्रैशमर वाले क्या होनी चाहिए, काय करके, लेकिन क्रैशमर का क्या दे दिया था? क्रैशमर की क्या होनी चाहिए, काय। तो क्रैशमर के में कार करके दे दिया था और शेल्डन के में काय करके दे दिया था। तो जितना अच्छे से आप लोग पढ़े हो उतना अच्छे से कभी और बुद्धि से कभी ये पेपर नहीं बनाते। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन सबसे अच्छी चीज क्या है, तुम्हें अच्छे से ही पढ़ना है। क्यों पढ़ना है तुम्हें अच्छे से? क्योंकि तुम अच्छे से पढ़ने की हैबिट डालोगे तो तुम अच्छे से पढ़ाने की हैबिट डालोगे, है ना, मेरी बात समझ रहे हो? और अगर तुम इन्हीं के तरीके से रहे कि यार इनकी जैसे इनकी नजर में सब सेम है और तुम्हारी नजर में भी वैसे ही सेम रहा, तो बेटा फिर तो तुम क्लास में भी घोड़े और गधे को सबको सेम ही आंक दोगे। ठीक है ना, आ जाओ। तो क्रैशमर ने तो क्या कहेंगे, क्रैशमर के काय होते हैं, तो क्रश काय यानी पतला, एस्थेनिक, सुडोल का यानी एथलेटिक, गोल का यानी पाइक्रिक, उपरोक्त सभी का है। अच्छा, इन्होंने एक और गलती करी है। उपरोक्त सभी की जगह में क्या नाम लिख सकती थी? अगर आप मुझे बता दें मेरा दिल खुश हो जाएगा। उपरोक्त सभी की जगह यहाँ क्या नाम लिखा हो सकता था, जिसका मतलब भी उपरोक्त सभी ही होता, जिसका मतलब भी उपरोक्त सभी ही होता। तो बताएंगे जल्दी से, उपरोक्त सभी की जगह यहाँ क्या नाम लिखा हो सकता था? चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम लिखा हो सकता था बेटा जी? क्या नाम लिखा हो सकता था?